यस। तो बच्चों एक क्वेश्चन था जिसमें आपको मैंने कुछ डाटा दिया था। रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 7। और इसी के साथ बच्चों दे रखा था कि रेडियस ऑफ पोटेशियम प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8। ठीक है। और वहां पे कैलकुलेट करना था आपको रेशियो। ठीक है। यस। क्वेश्चन में था आपका कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल लेंथ ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको कुछ और इंफॉर्मेशन थी बच्चों कि जो KCl है, ठीक है, KCl उसका स्ट्रक्चर NaCl के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है और बाकी आपको यहाँ पे आंसर निकालना, फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो कोशिश करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यस। तो उस क्वेश्चन में उसका जो सॉल्यूशन होगा उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो बेसिकली पूछा गया है वो आपसे एज लेंथ का रेशियो पूछा गया है। ठीक है। मतलब जो NaCl है, ठीक है, उसका एज लेंथ ऊपर फॉलो करेंगे डिवाइड बाई नीचे बच्चों एज लेंथ ऑफ KCl होगा। ठीक है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रेशियो आपको दे रहा है, देखो ये चीज जब पूछी गई है तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसी चीज को, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 2 ब्रैकेट एक ही जगह हम लिख सकते हैं ना कि ये जो एज लेंथ है NaCl के लिए एज लेंथ का रिलेशन क्या था बच्चों, रेडियस ऑफ कैटायंस और एनायंस को लेके। तो यहाँ पे था आपका 2 कॉमन ले सकते हैं तो Na प्लस प्लस RCl माइनस। ठीक है, प्रीवियस सेशन का ही ये स्टेटमेंट है। ठीक है, 2 रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो हम स्मॉल a की जगह ये लिख सकते हैं भाई, NaCl को रिप्रेजेंट करने के लिए हो जाएगा, KCl के लिए आपका ये हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग Cl माइनस से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं तो 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से मिलेगा रेडियस आपकी सोडियम प्लस की, ठीक है, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, ऊपर वाले केस में मैंने Cl माइनस से डिवाइड किया। इसी तरीके से आपका जो नीचे वाला सेक्शन है वो बन जाएगा रेडियस ऑफ पोटेशियम प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस। ठीक है, जो पूछा गया है वहां तक आपको लेके जाना पड़ेगा इसको। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से सेकंड। ठीक है, अब ये जो आपको रेशियो मिल चुका है, अब आपको वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी थी ऑलरेडी। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यूज थी कि रेडियस ऑफ सोडियम प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस दैट इज इक्वल टू 5/7। एक ये डाटा गिवन था क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड था कि रेडियस ऑफ कैटाइन पोटेशियम प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, इसकी वैल्यू गिवन थी आपको 7/8, है ना, और वो आपको यहाँ से मिल चुका है। देखो है ना, एक वैल्यू ये मिल गई है, एक रेशियो ये मिल गया है। तो अपन क्या करेंगे, सीधी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज को ये वाली वैल्यूज को इधर। ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा। आप जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 5/7 फर्स्ट वाले केस में, और प्लस करेंगे 1 उसके साथ। नीचे क्या होगा बेटा 7/8, 7/8 और प्लस कर देंगे हम लोग 1। जरा इसको सॉल्व कर लो तो वो आपका यहाँ से आंसर होगा। तो यही पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका होगा यहाँ पे सॉल्यूशन। क्लियर है, कैलकुलेशन करना है सिंपल है, एडिशन सब डिवाइड जो भी करना है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक क्वेश्चन इसी के तरीके से और दिया था मैंने आपको, सैटरडे को ही दिया था, कि जहाँ पे था रेडियस ऑफ सोडियम प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन दैट इज इक्वल टू 5/7। एक ये दे रखा था। सेकंड था आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ सोडियम प्लस डिवाइड बाई सोडियम प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ पोटेशियम प्लस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5/8। ये सेकेंड दे रखा था, ठीक है। तो और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे रेशियो पूछ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हम, अगर मैं इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ऐड करके बोलूं कि अगर इसमें जो भी कंटेंट पूछेगा आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, कि भाई फर्स्ट देखो, अगर हम सिंपल से देखो, सिंपल से अगर देखते हैं कि रेडियस ऑफ के प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक दो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट, आप इनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल सकता है। अब वो डिवाइड कैसे करेंगे वो ध्यान रखना पड़ेगा कि बेटा यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका यहाँ सोडियम प्लस है और यहाँ भी सोडियम प्लस है, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है, और डिवीजन करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको जो सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो चाहिए कि भाई रिजल्टेंट मिलेगा रेडियस ऑफ कैटाइन के प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस आया। ऊपर आपका जो रहेगा वो कौन सा होगा, 5/7 वाला, ठीक है, यस। वो नीचे पहुंच जाएगा Cl माइनस, सोडियम प्लस कैंसिल, के प्लस ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आपका जो बचेगा वो 5/8 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। मेरा कहना यह है कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इस रेशियो के बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये कुछ नया ट्रेंड बना है नीट आपकी एनटीए वगैरह का, जो आपको थोड़ा सही से ध्यान रखना है, ठीक है। हो जाएगा बच्चों सॉल्व। तो हम चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो, ये पिछले क्वेश्चन थे जिसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ void दैट इज स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। तो एक नया रिलेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। जहां बच्चों हम बात करेंगे कि जो एटम की रेडियस है वो कैपिटल आर है, जो वॉइड है वेकेंट स्पेस क्रिएट हो रहे थे एटम्स को अरेंज किया था तो उसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लेने वाले हैं वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड। तो ट्राइगोनल वॉइड, तो पहले आपको पता है बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड बच्चों कैसे बन सकता है। तो ट्राइगोनल बेटा क्या होता है, तीन आपको यहाँ पे इस तरीके से एटम अरेंज होते हुए मिलेंगे और इन तीनों के बीच में जो वेकेंट स्पेस होगा, जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, दिस वेकेंट स्पेस, ठीक है, यही बच्चों आपका ट्राइगोनल वॉइड होगा। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे जो ये जो एटम्स, तीन तीन एटम्स जो लगे हैं, इन सबकी रेडियस बच्चों उसने बोली है कैपिटल आर। जो वॉइड बनेगा वो तो बच्चों स्फेरिकल शेप का वो भी होगा ना, स्फेरिकल शेप का लगभग। तो वहां पे बोला गया भाई इसका जो वॉइड है, एक बात ध्यान रखो, जो वॉइड बनेगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इससे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड नहीं बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा अंदर। जो वॉइड जो बनेगा बेटा, ये जो आपको मैंने येलो कलर किया है, ये आपका स्फेरिकल शेप का होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, एटम्स जो अरेंज करते हैं। हम रियल सीन की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी सीन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह रेडिएशन ने बोली है स्मॉल आर। तो क्या रिलेशन होगा बताओ बच्चों, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल बन चुका है बाहर पूरा तीन एटम से, तो उसके आपके यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल वगैरह है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से जो हम ट्रायंगल इस तरीके से ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में यहाँ वॉइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये तीनों ही बराबर होंगे।
अगर यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो वो कितना मिलेगा बताओ बच्चों? थीटा। थीटा कितना मिलेगा आपको यहाँ से? थीटा की बात कर रहे हैं वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अरे बताओ सभी लोग, क्लियर है? यस। इसको हाफ कर दिया है, 30 डिग्री बोल सकते हैं, तो हम cos 30 से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है? यस, बिकॉज हाइपोटेनस और आपका जो परपेंडिकुलर है उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? यस। बताओ बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ओके। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी? जो मैं येलो कलर से कर, ये आपको जो कर रहा हूँ यहाँ से, ये बेटा कहीं ना कहीं इस वॉइड को भी रेडियस होगी, प्लस एटम की रेडियस को भी डिफाइन कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देख लो ध्यान से, ठीक है? थोड़ा और क्लियर बनाता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाया मैंने। बीच में आपको यहाँ पे जो वॉइड मिलेगा, तो ये डिस्टेंस हम बात करें, तो ये जो डिस्टेंस, जो हम तीनों डिस्टेंस यहाँ से होगी, क्यों डिस्टेंस है, तो ये आपकी यहाँ से क्या होगी? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ना। तो ये एटम की भी रेडियस होगी प्लस वॉइड की भी रेडियस होगी, ये तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो कॉस 30 इज इक्वल टू, भाई ये डिस्टेंस मेरे को पता चल गई है कि ये कैपिटल आर प्लस आपकी स्मॉल आर है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए मुझे? हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। तो आर डिवाइड बाई कॉस थीटा को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? वो जो डिस्टेंस है आपकी रेडियस ऑफ एटम, ये जो डिस्टेंस, ठीक है, या फिर आपकी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस तो आर ही होगी, ठीक है? तो कोई सी भी एक ले लो आप। तो यहाँ से कैपिटल आर डिवाइड बाई नीचे ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी आपकी आर प्लस आर। बेसिक मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई? cos 30 तो √3/2 होती है, अब ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये वैल्यू आपके √3/2 हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए बच्चों, क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूँ? आर प्लस कैपिटल आर ऊपर लिख दूं, या इस कैपिटल को नीचे लिख दूं, तो भाई 2/√3 लिख सकते हैं, डिवाइड उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो जानना जरूरी है। तो ये लास्ट रिजल्ट जो निकल के आता है, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, आर प्लस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। ठीक, आप जरा यहाँ पे कैपिटल आर जो दिख रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 मिल जाएगा, 1 + r/r, ठीक है? ऊपर से इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो रिलेशन आपका निकल के आएगा, सॉरी दिस इज प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो आर आपका जो ट्राइगोनल जो वॉइड होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। बन को इधर लेके चले जाना, ये बन को आप जो ये जो बन दिख रहा है ना, इस बन प्लस से उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में इधर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपका स्मॉल आर क्या है? वो तो रेडियस ऑफ वॉइड है। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम है। तो रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर जो टीबी है वो ऊपर दिख रहा है। अच्छा, तो ये क्रॉस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करें 0.155 इंटू आर, ठीक है? ये रिलेशन निकल के आता है। तो कभी भी बच्चों अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप इस डायरेक्ट रिलेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है? तो रिलेशन यहाँ पे क्या होगा ट्राइगोनल वॉइड का? आर ट्राइगोनल वॉइड इज इक्वल टू 0.155 इंटू आर, ठीक है? डायरेक्ट आप इसको यूज करो। ये कैसे निकाला गया है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन स्क्वायर बॉइड। स्क्वायर बॉइड derivation is not much important for the NEET and JEE events, but for the advanced derivation is much important, ठीक है? स्क्वायर बॉइड की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है? देख लो, तो एटम्स का अरेंजमेंट है, हम स्क्वायर बॉइड को खोज रहे हैं। स्क्वायर बॉइड कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ये इस तरीके से इसके बीच में। आपको ड्राइव करना है आपके डेरिवेशन को तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके। अब ये डिस्टेंस क्या होगी?
ये वाली डिस्टेंस, ये तो आपकी रेडियस ऑफ एटम हो जाएगी, ठीक है। और जो ये वाली बच्चों डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये क्या होगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हम लिख सकते हैं इसको, परफेक्ट। और यहाँ पे इसको डाल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो बन गया ना बच्चों यहाँ से आपका राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया सभी को? तो इसको अपन क्या अभी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बॉन्ड एंगल की बात कर लो, तो बेटा स्क्वायर में आपको पता ही है कि ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अपन इसका अगर आधा कर देंगे, ठीक है, ये आपको कितना होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है। इसका अगर अपन यहाँ पे आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो आपको ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। वो आपको दिख ही रहा है ऊपर, ठीक है, 45 डिग्री। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। आसान है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये हम टोटल 90 लेके भी सॉल्व करें तो भी बात बन जाएगी। 90 को ले 90 डिग्री भी लेके सॉल्व करेंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस अच्छे से अप्लाई हो जाए। यहाँ से वो आर प्लस आर, ऊपर की आर और एक ये वाली आर, दोनों को मिला दिया हमने, आर प्लस आर इसका होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा भी होगा आर प्लस स्मॉल आर इसका होल स्क्वायर। आर प्लस आर का मतलब ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, तो आपकी 2 ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये बात सभी को समझ में आती है? बेटा इसका स्क्वायर है तो इसको हम 2r सीधे लिख सकते हैं, इधर आप इसका अंडर रूट ले लो तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे पता ही होती है, ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ये आर प्लस आर बचेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सा। बाकी आर प्लस आर को अगर सिंपल करना है, इसको उठा के नीचे किसकी तरफ लेके आ जाओ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्मॉल आर चाहिए ना। समझ में आया? मुझे स्मॉल आर चाहिए किसी भी हालत में, तो बाकी चीजों को आप इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लीकेशन इसको डिवाइड कर दो इधर। समझ में आता है सभी को? अरे बताइए बच्चों। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ऊपर हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ना, अंडर रूट 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, अंडर रूट 2 इंटू आर बचेगा। ये बात सभी को समझ में आती होगी, ठीक है। और प्लस बच्चों यहाँ से क्या होगा, इधर से बचेगा आर प्लस आर, बच्चों बात क्लियर हो रही है? एक से टर्म शिफ्ट कर दिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बताइए सब लोग, 1.414 सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। बस, तो यहाँ से आपका जो स्मॉल आर जो होगा वही तो रेडियस ऑफ वाइड है, स्मॉल आर जो है वही तो रेडियस ऑफ वाइड होती है। तो रेडियस ऑफ वाइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आएगी 0.141 इंटू आर। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो आप इस रिलेशन को प्लीज मेमोराइज करो तो अच्छा रहेगा। आप अगर डेरिवेशन की तरफ जाते हो तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज आपको सारी जानकारी है, ठीक है। मैं आपको वो जरूर सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको अधिक जानकारी रखनी है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट। अरे समझ में आ रहा है बेटा सभी को? नेक्स्ट पॉइंट इज टेट्राहाइड्रल बॉइड। टेट्राहाइड्रल बॉइड बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल बॉइड की अगर बच्चों बात करते हैं तो देखो, तो टीवी का जो स्ट्रक्चर था वो आपको समझ में आना चाहिए, क्यूब के अंदर कहाँ पे मिलता था। तो एक क्यूब ये बना सकते हैं अपन लोग इस तरीके से, ठीक है। एक यूनिट सेल डिजाइन कर ली मैंने। तो बेटा टीवी टीवी बताओ टेट्राहेड्रल बॉइड कहाँ पे मिलता है, बताओ। यस स्टूडेंट, सीसीपी अरेंजमेंट ले लो, ठीक है, सीसीपी अरेंजमेंट ले लो, कोई इश्यू नहीं है। कहाँ पे मिलेगा भाई, जो सेंटर पे, हाँ, एक तो एटम तो इस पे यहाँ पे कॉर्नर्स पे होनी चाहिए भाई, कॉर्नर्स पे एटम तो होनी चाहिए। आप सीसीपी ले लो, उससे बेटर समझ में आ जाएगा। आप कॉर्नर्स पे एटम ले लो और उसके बाद हम एटम एससीपी, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एटम्स का अरेंजमेंट करें तो एक आपको यहाँ पे हम का बोल सकते हैं कि बच्चों ये इस तरीके से आपके इसके फेस सेंटर पे होगा, एक यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तो कुछ नीचे ही प्रेजेंट होगा इस तरीके से भाई, बीच में आपको बॉडी सेंटर होगा, तो वो पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, बेसिक मतलब मेरा ये, जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके रिलेशंस की बात करते हैं तो टोटल आपका 4r इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 इंटू ए, ये डिस्टेंस यहाँ से डिफाइन होती है।
और आर यहाँ पे जो है उसको हम लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 4। तो इसको हम पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 3a डिवाइड बाई 4 इसको हम लिख सकते हैं 3a डिवाइड बाई 4, ठीक है। और यहाँ से हम टीवी निकालेंगे तो इसका जो रिलेशन आता है आर टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0. ये समथिंग आता है 323 या फिर 233 समथिंग आता है, 232 समथिंग आता है, ये कैपिटल आर, ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो आप इनके ना रिलेशंस हैं, जो जो रिलेशंस हैं आप वो ध्यान रखो, आपको याद रहेगा, इजी, एनसीईआरटी के अंदर सीधा रिलेशन दे रखा है और रिलेशन पे क्वेश्चंस बन जाता है। वैसे इसके और भी मेथड्स हैं, आप उसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, ये सिंपल एक ही मेथड नहीं है, ठीक है। 225 नहीं होता यार, 225 नहीं आता है, 0.232 समथिंग कुछ तो आता है ऐसा, ठीक है ना। इसका इसके इसका एक मेथड और एनसीईआरटी में जो डिफाइंड है वो भी इस तरीके से बताया गया है ना। एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी, तो उसमें एक मेथड और दे रखा है इसका, जिसको अपन ना M2 बोल सकते हैं, M2 मेथड, कि एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा एटम इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको हम इसका कनेक्ट करते हैं। वॉइड की बात करते हैं तो समथिंग कुछ इस पोजीशंस पे आपको मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस इस तरीके से, तो वहां पे ये जो आपको डिफाइन किया गया ना, दिस इज एक्चुअली टीबी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और फिर वो डिस्टेंस लेके यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से 2r इज इक्वल टू वो डिस्टेंस क्या होती है आपकी अंडर रूट 2a होती है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, और जिसमें एक रिलेशन और आता है कि भाई r प्लस स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2, ये एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरीके से। और फिर वहां से हम लोग जो आर टीबी होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, उसकी वैल्यू 0.32 समथिंग कैपिटल आर के साथ डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो थोड़े से रिलेशंस हैं वॉइड के साथ, इनके आप जो लास्ट फाइनल जो टर्म्स हैं उनको आप अच्छे से मेमोराइज करो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर टाइम बहुत जाता है, वो नहीं जाना है ना। नेक्स्ट हो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ओबी की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलता है, तो वो आपको पता है कि बेटा यहाँ से हम लोग जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर लेते हैं, तो हम लोग एक ए सेंटर पकड़ सकते हैं इस तरीके से, बाकी कॉर्नर्स पे एटम यहाँ पे होगा, ठीक है, बाकी एक एटम ये होगा, फेस सेंटर ए ले लिया, ठीक है। तो इनको हम कनेक्ट करते हैं, हाँ वो बॉडी सेंटर प्लस ए सेंटर, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे एफसीसी और सीसीपी लेके ही डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज मेरे को फेस सेंटर चाहिए होता है इसलिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे ही मिल जाएगा आपको इस तरीके से, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ए सेंटर है तो ये आपका क्या होगा, वो भी होगा, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके डायरेक्ट रिलेशन आप अगर आप ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से भी बनता है वही 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए, ठीक है। फिर आपका बनेगा r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू ए बाई 2, वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको अगर हम लास्ट में जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बच्चों आती है r ओ बी इक्वल टू 0.414 इंटू आर, ठीक है। अभी मैं टेबल बनवा दूंगा लास्ट में, उस टेबल को आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, बात बन जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा समझ में आएगा सभी को, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक सभी पॉइंट, ओके। नेक्स्ट इज क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड का एक रिलेशन और लिख लो आप, क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड का जो रिलेशन है, क्यूबिक वॉइड कैसे मिलता है, वो सब पोजीशंस आपको ध्यान में होनी चाहिए, बिकॉज इसका डेरिवेशन नहीं आता है, वो पोजीशंस के बारे में जो पहले क्वेश्चंस कराए थे वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 एटम ऊपर होंगे, 4 एटम आपके नीचे होंगे, बीच में आपको मिलेगा, ठीक है, बॉडी सेंटर पे, वही आपका क्यूबिक वॉइड होगा। तो इसके रिलेशन निकालते हैं, फिर आपको वही 2r इक्वल टू स्मॉल है, इतना डेप्थ में नहीं है, बस आपका यहाँ पे इनकी रिलेशन ही ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो r आपका सीबी क्यूबिक वॉइड इक्वल टू आ जाएगा 0.732 करके होता है, मैंने 2 ही पॉइंट लिखे हैं, तो ये रिलेशन आपका निकल के आता है, ठीक। तो इस तरीके से आप ये जो रिलेशंस हैं इनको आप ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया यहाँ तक, यस। तो चलो फटाफट से एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि जो रिलेशन हमें ध्यान देने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिसमें बेटा सबसे फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल,
ट्राइगोनल वॉइड के अंदर रिलेशन बच्चों क्या था बताओ मुझे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के बीच में, स्मॉल आर रेडियस ऑफ वॉइड है, कैपिटल रेडियस ऑफ एटम है, क्या रिलेशन आया था? तो आर ट्राइगोनल वॉइड इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल वॉइड लिखा है मैंने, दैट इज इक्वल टू 0.155 इंटू आर, ठीक है, कुछ ये रिलेशन। सेकेंड, स्क्वायर वॉइड को लेके बच्चों बात करते हैं, तो क्या रिलेशन आया था? आर स्क्वायर वाइड इक्वल टू 0.414 इंटू आर, ये आया था। इसी तरीके से थर्ड रिलेशन लेते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड टीबी, इसमें आया था आर टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज इक्वल टू 0.225 इंटू आर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, फोर्थ था बच्चों आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओबी के साथ क्या था कि आर ओबी इज इक्वल टू 0 पॉइंट, कितना रिलेशन आया? 141, यस, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? जीरो पॉइंट फोर वन फोर, देखो यार एक सेकेंड, एक सेकेंड, ट्राइगोनल की वैल्यू, ठीक है, वो रेंज पे हम बात करेंगे, यस 0.414, ठीक है, इंटू आर, ठीक है, अभी रेंज भी इसकी बात करेंगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया, 0.4 इंटू आर। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ बात करेंगे क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड की जो वैल्यू आती है, रिलेशन आता है आर सी बी का, वो आता है 0.732 होता है, 0.732 इंटू आर, ठीक है। ये कुछ आपके बेसिक्स यहाँ पे रिलेशंस होते हैं, इन रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है कि इस तरीके से तीन एटम्स, ठीक है, और आप यहाँ पे इस तरीके बना, तो जहाँ पे उसने रेडियस ऑफ एटम दे रखा है 4 एंगस्ट्रॉम, और उसने पूछा है रेडियस ऑफ वॉइड, मतलब यहाँ जो वॉइड बनेगा तीन एटम्स से, ये बच्चों है ना, ये उसने पूछा है स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो। तो देखो अब इसमें ड्राइव करने की क्या जरूरत है, आप अपना टाइम जाया करोगे, बाकी आपको जो टाइम बचेगा दूसरे चीजों को करने के लिए, तो कोई ऐसी जरूरत है ही नहीं। इसलिए अब मैं बोलता हूँ कि आप जो डेरिवेशन हैं, जो आपको लास्ट में पॉइंट रिलेशन आता है, उनको आप मेमोराइज करो, सबसे अच्छा ऑप्शन है, या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तो आपका इजी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डेरिवेशन करना नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बात है कि आपके लिए जरूरी क्या है, आप बोर्ड थोड़ी देने जा रहे हो तो 15 घंटे में करके बैठोगे, टाइम कम होगा ना आपके पास, तो वही मैं सलाह दे रहा हूँ आपको जो बेस्ट है। तो हाँ, हो जाएगा सॉल्व। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे आर टेट्राहेड्रल वॉइड की टीबी ट्राइगोनल है, ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड, तो ट्राइगोनल वॉइड इज इक्वल टू, रिलेशन आपको पता है 0.225 इंटू आर, तो डायरेक्ट इसको फॉलो कर ले, तो 0.22, अब ड्राइव करोगे तो फिर ये निकालो, आपकी मर्जी है, टाइम जाएगा आपका, इंटू 4, और बाकी आपका एंगस्ट्रॉम, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, 3 एटम्स यहाँ पे है, इसके रिवर्स एटम्स का अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, आपको ध्यान आ रहा होगा, जहां पे इसने बोला है कि जो स्मॉल आर है, ये जो आपका वॉइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 एटम्स नीचे है, 3 एटम्स ऊपर है, तो फिर जो रेडियस ऑफ वॉइड उसने दे रखी है, अब इसने 4 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम, और उसने बच्चों पूछा है कि जो रेडियस ऑफ एटम है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे कौन सा वॉइड होता है, 3 एटम नीचे, उसके रिवर्स 3, तो ये ओबी होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका जो आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रिलेशन जो होता है वो 0.414 इंटू आर होता है। आप जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, यही जो वैल्यू है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, आप यहाँ 4 लिख लो, इज इक्वल टू जो भी दे रखो, इधर आपका कितना है 0.414 इंटू आर, आपसे आर पूछा गया है, तो इसको उठा के इधर आप डिवाइड कर दो 0.414 को, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं? तो देखो आप ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम कम से कम लगाना होता है, ठीक है,
अगर आप सोचोगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको ये रिलेशन पता है, अगर आपने अच्छे से मेमोराइज करके रखे हैं, तो आप बिल्कुल समझ लो कि बेटा मुश्किल से 10 सेकंड लगने वाले हैं। 10 सेकंड से कम में आंसर आपको दिख जाएगा, तो बाकी टाइम बचेगा ना आपको अदर जो भी फिजिक्स वगैरह होगा और जो भी चीजें उसको करने के लिए, ठीक है। यस, इसलिए मैं आपको वो सजेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर एक क्यूब दे रखा है और उस क्यूब में कुछ स्पेसिफाई एटम्स की पोजीशन दे रखी है, तो वो जरा देखते हैं बेटा ध्यान से। एक एटम यहाँ पे है, सेकेंड एटम आपको यहाँ दे रखा है, थर्ड एटम ये है, फोर्थ ये है। आप सोच लो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो भी आप मैंने आपको दे रखा है अल्टरनेट दे रखे हैं, आप दिमाग लगा लेना। अच्छा, अब यहाँ से जो रेडियस ऑफ एटम है कैपिटल आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 200 पाइकोमीटर, ठीक है, 200 पीएम। उसने पूछा है स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो, बस इतना उसने दे रहा है। और इसमें थोड़ा हिंट उसने और दिया है, क्वेश्चन में पूरी कर देता हूँ कि एटम्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स, ठीक है। एटम्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर, ठीक है बेटा, अल्टरनेट कॉर्नर से प्रेजेंट। देन एट बॉडी सेंटर, ठीक है, देन एट बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर वाइज में वॉइड इज फॉर्म, बॉडी सेंटर बोल रहा है कि वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में उसने डिस्कशन किया है। फिर पूछा बेटा वही स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करो क्या आंसर होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया अल्टरनेट वाला 46 पॉइंट समथिंग, ओके गुड। तो देखो यार, आप लोगों ने किया होगा, तो ये जो वॉइड बनेगा यहाँ से, जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, इस कंडीशन से आपको वॉइड समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली कि बॉडी सेंटर पे आपको जो वॉइड बनेगा वो आपका 100% कौन सा वॉइड होगा, वो टीबी होगा। ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए, बिकॉज मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आर टीबी का रिलेशन फिर आना चाहिए कैपिटल आर के साथ, वो आता है 0.225 इंटू आर। ये रिलेशन होता है ना, बताइए बच्चों, 0.225, 5 लिख लेते हैं, 0.225 इंटू आर, ये रिलेशन होता है। और आपको पता है क्वेश्चन में कैपिटल आर की वैल्यू इसने यहाँ पे दे रखी है, तो बस सीधी वैल्यू पुट कर दो, 0.225 इंटू आर। आर का मतलब क्या है, 200 पाइकोमीटर। वट एवर एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो आप चेंज कर सकते हो, मैं रिलेशन पहले बता चुका हूँ, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल सही, गुड संदेश, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों उसने बोला है एटम्स आर प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या सीसीपी लिख लो या आप एफसीसी लिख लो, सीसीपी, ठीक है। एटम्स आर प्रेजेंट इन सीसीपी, सीसीपी में एटम्स प्रेजेंट है, जहां पे उसने कैपिटल आर की बच्चों वैल्यू दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम। देखो प्लीज बच्चों एक बात ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम पाइकोमीटर में गलती मत कर देना, वहां पे जरूर चेंज होके आता है, ठीक है। उसने कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम, देन रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ वॉइड एट, चलो बॉडी सेंटर, मैं और हिंट कर दिया है, रेडियस ऑफ वॉइड एट बॉडी सेंटर क्या होगा बेटा, सीसीपी की बात करिए उसने और बॉडी सेंटर की बात करिए, तो आप बिल्कुल समझ में आओगे सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में फिर से बात करी जा रही है, बहुत अच्छे। तो ओबी का रिलेशन तो आपको पता ही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल आर। बेटा बात समझ में आ रही है सभी को, बताइए सभी लोग। इसके पहले अपन ने टीबी की बात करी थी, अरे बताइए, सभी को बात समझ में आ रही है? यस, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, देखो एक बार रिलेशन अगर आपने गलत लगा दिया तो आंसर तो आपका आएगा 100%, बट वो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो जीरो इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, यहाँ समझना है। तो कैपिटल आर, आर की वैल्यू बेटा 2 एंगस्ट्रॉम है, तो आंसर जिसमें दे रखा एंगस्ट्रॉम पाइकोमीटर आप चेंज कर लेना, इसको सॉल्व करो और यहाँ से आपका मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लीकेशन आई थिंक सबको आता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स आर अरेंज्ड, एटम्स आर अरेंज्ड इन सिंपल क्यूबिक, ठीक है, एससी सिंपल क्यूबिक में, जहां बच्चों ने कैपिटल आर रेडियस ऑफ एटम दे रखा है 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन रेडियस
ऑफ वॉइड, ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ वॉइड फॉर्म्ड एट बीसी, फॉर्म्ड एट बीसी एन क्वेश्चन मार्क। क्या होगा बेटा आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल आसान है कि भाई सिंपल क्यूबिक क्वेश्चन ने बोल दिया है, तो एग्जैक्टली बच्चों कौन सा वॉइड मिलता है सिंपल क्यूबिक में? बताइए बेटा, सिंपल क्यूबिक में कौन सा वॉइड मिलता है? सीबी मिलता है ना, क्यूबिक वॉइड मिलता है भाई। सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है? 8 एटम्स ना, कॉर्नर्स पे सारे के सारे, तो आपको क्यूबिक वॉइड मिलता है। तो क्यूबिक वॉइड का रिलेशनशिप आपको आना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 0.732 इंटू आर, ठीक है, यस। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, आर की वैल्यू दे रखी है, तो 0.732 इंटू 4। बच्चों बात समझ में आ रही है? 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप लोग, आई होप, ठीक है। ये बात बच्चों यहाँ पे हो जाती है खत्म। चलो, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों रेडियस रेशियो लॉ, ठीक है, रेडियस रेशियो लॉ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। वैसे आपका ये खत्म होने वाला है, मैं न्यूमेरिकल आपको ज्यादा करा देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा तो फिजिकल का मतलब ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेप्थ में पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल को करो। अब बच्चों बात करते हैं रेडियस रेशियो लॉ है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो ये भी देखो बहुत ही सिंपल सा आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स को लेके, ठीक है। इन आयोनिक कंपाउंड्स the size of anion is greater than size of cation. So generally anion negative मतलब anion are arranged in simple cubic comma body centered cube comma FCC comma HCP, ठीक है, HCP and positive मतलब cation are trapped, TRAPPED, ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना, फिक्स हो जाना, कहाँ पे? वॉइड में, है ना। पॉजिटिव मतलब कैटायंस आर ट्रैप्ड इन वॉइड, ठीक है, ट्रैप्ड इन वॉइड ऑफ एनायन, ठीक है। ये है बेसिक इसकी डेफिनेशन। और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो एनायन की, आपको पता है हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ रखी है कि बेटा एनायन का जो साइज होता है ना, वो जनरली कैटायन से बड़ा ही होता है। भाई कैटायन में क्या होता है, जेड इफेक्टिव वर्क करता है, इसके साइज छोटा हो जाता है, वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, तो नेगेटिव आयन का साइज आपका बड़ा हो जाता है। इसलिए बेटा यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कैटायन जो होगा वो काफी छोटा होता है रेडियस ऑफ एनायन से, रेडियस ऑफ एनायन से, दिस इज नेगेटिव, राइट। हाँ बिल्कुल। तो बेटा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है? एनायन पे, ठीक है। ये जो एनायन है इसके साइज पे ही डिपेंड करेगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, ये रेडियस रेशियो है क्या। वैसे तो पढ़ने को आपको क्या क्या अलग तरीके से पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट कहानी कुछ ये है कि बच्चों हम रेडियस रेशियो में, हम जो लॉ है उसमें रेडियस का हम रेशियो, रेशियो का मतलब बच्चों पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, हम पी बाई क्यू फॉर्म देखने वाले हैं, ठीक है। हम जो रेडियस ऑफ कैटायन है, रेडियस ऑफ एनाइन है, इनकी हम यहाँ पे साइज देखने वाले हैं, तो जो रेशियो देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हम जो रेडियस रेशियो लो है, इट इज ओनली वर्क फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए वर्क करता है, ये बात आप अच्छे से समझ लो, कोवैलेंट के लिए वर्क नहीं करता है। तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों आपको पता है कि साइज ऑफ एनाइन बच्चों क्या होता है, जनरली ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ कैटायन। सो बेटा जनरली क्या होता है कि नेगेटिव जो आयंस होते हैं बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े साइज के, तो वो बच्चों सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में वहां पे अरेंज हो जाते हैं, या बीसीसी की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, या एफसीसी की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, या एससीपी की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो वो कहाँ बच्चों ट्रैप हो जाएगा, छोटे साइज का होगा, तो वो ट्रैप मतलब छोटे साइज का है, तो जो वॉइड क्रिएट होंगे ना, बड़े बड़े नेगेटिव चार्ज एनाइंस के बीच में जो वॉइड क्रिएट होगा, उस वॉइड में जाके बच्चों कैटायन फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर? तो एक तो ये बात आपको समझ में आई है।
अब जरा बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसका जो थोड़ा सा एक वन फेस लेते हैं, है ना, सेक्शन लेते हैं, समझ में आएगा। मैंने बच्चों इसका ये सेक्शन एक लिया, इसमें ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव एनायन है, वो तो बड़े साइज के हैं। तो कैटाइंस बच्चों बीच में बक्स यहाँ इस पॉइंट पे ये जो दिख रहा है ना रेड कलर, ये आपका पॉजिटिव, ये आपके कैटाइन को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने दिया है आपको, बिल्कुल क्लियर, और हर किसी से अलग स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं उसको ध्यान से समझना आप। मैंने लिखा यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ कैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज का बेटा ट्रैपिंग हो रही है कैटायन, occurs so that packing efficiency is maximum। ठीक है, आज सबको समझ में आ गई? और बोल सकते हैं भाई क्लोज पैकिंग। बिल्कुल, एक बात ध्यान समझने वाली बात यह है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आके बेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो जितने भी नेगेटिव आयन से बनने वाले वॉइड है हर जगह पॉजिटिव बन जाएगा, तो स्पेस तो कहीं बचेगा ही नहीं। तो जब ट्रैपिंग होगी पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस की, तो यहाँ पे जो आपके आयोनिक क्रिस्टल्स होंगे उनमें जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपकी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि बच्चों वहाँ पे कोई वॉइड बचेगा ही नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। दूसरा समझने की कोशिश करते हैं, इसका जो रेगुलर ट्रेंड होता है, जैसे बच्चों मैं बोलूँ आपसे कि मैंने ये फॉर्म आपको दे दी, ये 4 एटम्स हैं आपके, एनाइन से नेगेटिव है, बीच में मैंने क्या करा कि पॉजिटिव चार्ज को उठा के रख दिया इधर। तो आप बात ध्यान से समझना यहाँ पे, क्या आपका ये स्टेबल अरेंजमेंट होगा? क्या आपकी जो पैकिंग मैंने कराई है क्या ये स्टेबल पैकिंग बच्चों होगी? नहीं, स्टेबल पैकिंग नहीं हो सकती है। क्यों? आप देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेटा स्पेस तो बचेगा, 4 एटम्स हैं, जब ये आप रखोगे ये पॉजिटिव चार्ज को तो कहीं ना कहीं कुछ गैप तो बचेगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा और समझ लो आप, मैं बड़ा साइज में बना रहा हूँ। तो बीच में जो आप कैटाइन रखोगे ये तो सब एनाइन हो गए, तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो कुछ ना कुछ गैप इधर बचेगा। आप ध्यान समझने की कोशिश करो, कुछ गैप यहाँ बचेगा, कुछ गैप यहाँ बचेगा, कुछ इधर बचेगा, कुछ इधर बचेगा। क्या बच्चों एग्जैक्ट आपका यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी? बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम नहीं होने वाली है। तो ये जो बेटा इस टाइप से जो पैकिंग होता है वो आपका कैसा होगा? अनस्टेबल पैकिंग होती है। तो इसको स्टेबल पैकिंग में मैं कन्वर्ट नहीं करता हूँ, मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है। तो स्टेबल पैकिंग में कन्वर्ट ये आपके अनस्टेबल है, बिकॉज अभी भी यहाँ पे गैप प्रेजेंट है। तो ये आपका स्टेबल पैकिंग में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा तिरछे हो जाते हैं, मतलब या तो आपके वर्टिकली शिफ्ट होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ये कुछ जैसे आपका एटम यहाँ पे है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, और जो कैटायन आएगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये नेगेटिव 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 और ये आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे पाया जाता है कि भाई इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू है वो काफी बेटर है, काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो ये जो होगा वो आपका होगा स्टेबल स्ट्रक्चर। छोटी छोटी बातें हैं, स्ट्रक्चर जाना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो 4 को लेके बताया। अब मानकर चलो मैं 3 को लेके समझाऊंगा आपको कैसे हो सकता है। जैसे बच्चों 3 एटम्स का अरेंजमेंट कुछ यूं आपने बना दिया, सर ये सारे के सारे एनायन है, ऑब्वियसली बेटा बीच में का कैटायन भर जाएगा जाके, देखो यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई इसकी। अब मुझे बताओ क्या ये स्टेबल होगा? 3 एटम्स की अगर आप बात करो, क्या ये आपका स्टेबल होगा? नहीं बेटा, ये अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? वो बात समझो कि बेटा 3 एटम से आपने अरेंज तो कर दिया, तो बीच में गैप भी तो आपका फॉर्म होगा। इसको मैंने इस तरीके बनाया, आप थोड़ा इसको बड़ा करके बनाओ तो आपको गैप दिख जाएगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जब एटम बीच में बैठेगा तो गैप क्रिएट करेगा, इधर गैप होगा, यहाँ गैप होगा, इधर गैप होगा। तो 3 एटम्स का अरेंजमेंट कभी भी दिख जाए आप उसको स्टेबल नहीं मानना, वो अनस्टेबल पैकिंग को डिफाइन करेगा। तो स्टेबल में कन्वर्ट कैसे होगा? तो बच्चों एटम्स मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, तो उनकी मर्जी एनर्जी कितने भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक एटम जो होगा, जैसे आप इसको ऐसा मानो कि 3 एटम तो अनस्टेबल बनाएगा, ये कन्वर्ट होना चाहेगा 4 एटम्स का अरेंजमेंट में। 4 एटम्स के अरेंजमेंट में आपका एक कन्वर्ट होना चाहता है, तो पहले इसको 4 होना चाहिए ना, वो भी जरूरी है। तो चौथा एटम कहाँ आ सकता है? चौथा एटम ये तो 3 एटम के पीछे आ जाए जहाँ वॉइड बनना था, या जो 3 एटम के इसको ऊपर रख जाए जाके, तो ये 4 बन सकते हैं, और वो 4 का अरेंजमेंट आपका प्रॉपर इस तरीके से होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एटम्स का अरेंजमेंट मैं खुद करता हूँ, ये बच्चों एटम्स अपने आप में खुद अरेंज करते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये भी अनस्टेबल होती है, और इसके बाद बच्चों कन्वर्ट होगा जो मैंने प्रीवियस में बताया था। ठीक है, उसको आप एक बार आपने देखा था, तो थोड़ा तिरछा हो गया था, हॉरिजॉन्टल बल्कि आप कर सकते हो, तो वो होता है फाइनल आपका स्टेबल अरेंजमेंट। ये कुछ बेसिक सा अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं छोटा सा। सो साइज ऑफ पॉजिटिव, so size of
cation या positive and anion will decide the nature of ionic solid. नेचर ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड का जो नेचर होगा वो एग्जैक्टली बच्चों जो साइज ऑफ कैटाइंस और एनाइंस उनके बीच पे डिफाइन किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा तभी आपका वो डिफाइन हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर? यस। नेक्स्ट, एंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन is known as रेडियस रेशियो। ठीक है? यस, जहां पे हम रेडियस रेशियो का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू साइज ऑफ कैटायन डिवाइड बाई साइज ऑफ एनायन। ठीक है? तो कैटायन का साइज ऊपर रहेगा, एनायन का साइज आपका नीचे रहेगा। बस इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ से आपका एक ग्राफ बनता है, एक टेबल बनती है, उस टेबल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो टेबल बच्चों समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो इधर लिखा है मैंने बच्चों रेडियस रेशियो, यहाँ पे लिखा मैंने ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इधर लिखा मैंने यूनिट शेयर। बच्चों एक बात समझना, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, घटती है बढ़ती है? भाई इसको चलो बाद में बताता हूँ। वैसे आप समझ लो प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो एटम्स क्लो हो जाते हैं। ठीक है? एटम्स क्लो हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। जब हीट करेंगे टेम्परेचर तो एटम दूर भागेंगे ना, हाँ, तो वैल्यू आपकी कम हो जाएगा। अच्छा, वो तो बेसिक बात है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे रेडियस रेशियो को, कि बेटा 0 से लेके 0.155 ये रेंज है। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, और इसका यूनिट जो शेल की बात करते हैं तो वो होता है बच्चों लीनियर। इंसल्टी की टेबल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और एग्जांपल बच्चों है BeF2। ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर एग्जांपल। सेकेंड बात करते हैं तो 0.155 से लेके 0.225। ठीक है? ये बड़ा होता है 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल की बात करते हैं तो B2O3 होता है, और इसको बेटा यहाँ पे मिलता है ट्राइगोनल। ठीक है? दिस इज द ट्राइगोनल। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड बच्चों आता है 0.225 से लेके 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 होती है। एग्जांपल बच्चों होता है जिंक सल्फाइड। ठीक है? जो आपको मिलता है टेट्राहाइड्रल। ठीक है? टेट्राहाइड्रल आपको मिलेगा। फोर्थ की बात करते हैं तो ये रेंज होती है 0.414 से लेके 0.732 तक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एग्जांपल है बच्चों NaCl बच्चों कैसा होगा, टेट्रा ऑक्टाहाइड्रल, सॉरी इट इज ऑक्टाहाइड्रल। कोऑर्डिनेशन ना। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फिफ्थ होता है 0.732 से लेके 1 तक। 1 से तो ऊपर जा नहीं सकता ना, तो रेडियस रेशियो निकालेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 8 होती है, और ये एग्जांपल होता है CaCl का, जहां पे आपको मिलता है क्यूबिक। ठीक है? क्यूबिक। NaCl होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टेबल को प्लीज समझो ध्यान से। सबसे पहले देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि रेडियस रेशियो आपको याद कैसे करना, तो आसान तरीका है। आप क्या करो, आप यहाँ पे देखो ये 0 है, आप या तो आप लोअर लिमिट समझो या आप अपर लिमिट समझो, किसी एक लिमिट को पकड़ लो आप। मैंने बच्चों सपोज यहाँ लोअर लिमिट पकड़, लोअर लिमिट से आप समझ लो। तो लोअर लिमिट के अंदर आप ध्यान दो कि ये तो आपका यहाँ पे 0 है, फिर आपकी ये यहाँ पे ये वैल्यू है। आप एक साइड के लोअर लिमिट की वैल्यूज को प्लीज ध्यान रखो। तो आपको पता है कि ऊपर वाली 0 तो याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो आप 3-4 बार अगर इसे आप रिवाइज करोगे, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही ढंग से अगर आप इसे लिखोगे 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। 0.155, 0.225, 0.414, 0.732। जो इधर आपकी लोअर लिमिट है वो ऊपर वाले में, जस्ट ऊपर वाले में अपर लिमिट है, देखो 0.732 दिख रहा है ना इसके साथ। ये देखो 0.414। बेटा टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, इसके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? लोअर लिमिट अपर लिमिट, अभी कंफ्यूज करने क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। बाकी अभी क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ये निकल के आ रहा है, तो बताओ रेडियस रेशियो में कौन से आपकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट। उसमें 3 केस बनते हैं, आइडियल केस बनता है, आइडियल वाला केस बनता है, नॉर्मल केस बनते हैं। तो आइडियल केस में किस हम रेशियो को पकड़ेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, अगर वहां पे लीनियर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल आया, टेट्राहेड्रल, क्यूबिक, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, तो उसके बेस पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, रेडियस रेशियो की डिफरेंट लिमिट्स आपसे पूछ सकता है। तो देखो आपके काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जिनको आपको सही से ध्यान रखना है।
रेडियस रेशियो का मतलब है कि रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, उसकी लिमिट है, ये वैल्यूज है। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा सभी को? आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यस। बाकी आपको वर्ड के साथ जो रिलेशन है वो आपको पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चों में बात और बता दूं, यहाँ पे जो आपके एक बहुत अच्छा एक यहाँ पे एप्लीकेशन बनता है कि सर जो ऑर्डर ऑफ वॉइड है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ वॉइड में सर सबसे बड़ा वॉइड जो होता है वो कौन सा होता है? तो बच्चों सबसे बड़ा होता है आपका क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड सबसे बड़ा है। फिर बच्चों कौन आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर कौन आता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और सबसे छोटा बेटा होता है आपका ट्राइगोनल वॉइड। ठीक है, ये आप रिलेशन को प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर पे समझ में आ गया सभी को? क्लियर? यहाँ तक कंफर्म? क्वेश्चन चले बेटा, ये टेबल खत्म हो गई, क्वेश्चन पे लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रेडियस ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू दैट इज 50, रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू दैट इज 100। तो बच्चों से पूछा है कि जो ए बी कंपाउंड होगा, उस ए बी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने रेडियस ऑफ कैटाइन दे दिया, रेडियस ऑफ एनाइन दे दिया, और कोऑर्डिनेशन नंबर की उसने वैल्यू पूछी है। अब तो अगर आपको टेबल पता है तो विद इन सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज समझ लो दिक्कत होने वाली है। तो टेबल को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो कभी आपको मैं बताता हूँ तो क्या है कि रेट, अगर अपने स्क्रीनशॉट हर किसी पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो मैं लिखाता हूँ, ठीक है? ऐसे मैं शाम को भेजता भी हूँ डेली। तो बेटा रेडियस रेशियो पे आ जाओ सीधा। भाई कैटाइन के बारे में बात कर रहा है, एनाइंस के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल सही। तो बेटा कैटाइन डिवाइड बाई एनाइन ये होता है, समझ में आता है सभी को? यस, जरा सॉल्व तो करो इसको। तो 50 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 जो वैल्यू वो कहाँ पे लाई कर रही है, कहाँ पे लाई कर रही है बताओ? 0.5 आंसर बनेगा आपसे 6 आ गया। तो कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही, ओम का आंसर देखो 6 आ गया बिल्कुल। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि 0.5 कहाँ लाई करेगा। तो आपको रेंज थी ना 0.414, मैं जरा आपको बताता हूँ सीक्वेंस में कि लोअर लिमिट आपको ध्यान रखनी है, अपर लिमिट जो भी आपको ठीक लगे। तो लोअर लिमिट ध्यान रखता हूँ मैं अपने हिसाब से, जीरो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आता है 0.155, फिर आता है बच्चों 0.225। भाई 0.155 या 0.225 को रिलेट कर सकते हो आसान से। फिर बच्चों इसका डबल कर दो 2.225 का समथिंग, तो 0.414 आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका 0.732, तो 732 बेटा लगभग डबल आप मान लो इसका। थोड़ा याद रखने का तरीका है, इसका डबल ये समथिंग, इसका डबल ये समथिंग समथिंग करके है, इसका डबल ये, तो आइडिया दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये वैल्यू पता है तो इसको यहाँ पे लिख दो ऊपर, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ पे बना जाएगा, हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही है। तो देखो ये कहाँ पे लाई कर रहा है 0.5, तो 0.414 से ऊपर, तो 0.414 से लेके और 0.732 ये वाली लिमिट आनी चाहिए। 0.414 से लेके बेटा 0.732 वाली ये लिमिट आनी चाहिए। तो ये बेटा रेडियस रेशियो की लिमिट कहाँ पे किस कर रही थी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो इसका आंसर बच्चों क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदार ढंग से आपको अगर आपको याद रहेगा तो आपको 10 सेकंड नहीं लगने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, आपको लंबा चौड़ा तरीका नहीं बताता हूँ कि बेटा बेफालतू में फंस जाओ। आपको तो एग्जाम निकालना है, कोई बोर्ड एग्जाम थोड़ी नहीं देना है। ठीक है, कि घर में बैठ के हम 10 घंटे में करें कोई क्वेश्चन, तो बात कोई मतलब नहीं ना उसका। यहाँ बच्चों दे रखा है रेडियस ऑफ कैटन के 225 pm, रेडियस ऑफ एन आपको दे रखा है 1000, रेडियस ऑफ एन की वैल्यू आपको रखी है 1000 पाइकोमीटर। ठीक है, 1000 पाइकोमीटर। फिर उसने बोला है कि जो ए बी टाइप कंपाउंड है उसका टाइप क्या होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं पूछा उसने, उसका टाइप क्या होगा बताओ? सॉल्व करो, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ पहले जल्दी से, बताओ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले, तो फिर टाइप बता देना बाद में। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। यस 4, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इसका टाइप होगा बच्चों जिंक सल्फाइड टाइप। अब पता है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन कुछ दे देगा, कोई कंपाउंड है B2O3, ठीक है, ZnS, NaCl, CHCl। अब दिमाग तो कंफ्यूज होगा ना कि सर कंपाउंड पूछे हैं और इसने रेडियस दे रखी, तो हाउ कैन यू कंपेयर? तो बेटा हमारे पास ऑप्शन है रेडियस रेशियो, एक ही जादू है, वो जादू की छड़ी, उसको घुमाओ आंसर मिलेगा। तो वहां से निकालो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों निकालना आता है कि 225। ये डाटा बच्चों इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको डिवाइड करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
प्रीवियस क्वेश्चन देखना। तो वैल्यू आती है, यहाँ से वैल्यू आप निकाल लो, इसको डिवाइड करके कितना देंगे, 0.225 के समथिंग आ जाएगी। बिल्कुल हमें लिमिट तो पता ही है इसके बारे में ना। तो बेटा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी 4, और 4 को रिलेट कर लो तो कंपाउंड क्या होगा, समथिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका जिंक सल्फाइड। अब ये बात क्लियर हुई सभी को? यस बच्चों। चलो तो आज के सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी बच्चों जब मिलेंगे तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, मजेदार क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, थैंक यू।